स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ में समुच्चय लेसन का प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 1.1 को ख़त्म किया था और इस लेसन में हम लोग प्रश्नावली 1.2 को समाप्त करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.2 देखिए, प्रश्नावली 1.2 को शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स को जान जाते हैं। जैसे हमारा बेसिक टर्म्स इसमें क्या है, जो नियम है जो प्रश्नावली 1.2 में काम करेंगे वो है समुच्चय के प्रकार। बिल्कुल, समुच्चय के प्रकार मतलब कि समुच्चय कितने प्रकार का होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक ही प्रकार के वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब कि एक ही प्रकार के बहुत सारे वस्तुओं के का कलेक्शन किया जाए, संग्रह किया जाए तो उसको हम बोलते हैं समुच्चय। अब इन समुच्चय के अगर प्रकार की बात करें तो समुच्चय में सबसे पहला जो होता है वो होता है रिक्त समुच्चय। क्या होता है मित्रों? रिक्त समुच्चय। ठीक। दूसरा होता है एकल समुच्चय। एकल समुच्चय। तीसरा होता है परिमित समुच्चय। तीसरा क्या है? परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। जो चौथा है वह है अपरिमित समुच्चय। और पांचवा है समान समुच्चय। तो हमने यहाँ पर समुच्चय के प्रकार को देखा कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो जो पहला था वो है रिक्त समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय को समझ लेते हैं कि रिक्त समुच्चय किसे कहेंगे। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो क्या हो? खाली हो। एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो खाली हो, उसको हम कहेंगे कि वो क्या है? रिक्त समुच्चय है। चलिए, और रिक्त समुच्चय को इस कोष्टक में हम खाली दिखाते हैं या उसको फाई से दिखाया जाता है। देखिए, रिक्त समुच्चय का मतलब होता है, रिक्त मतलब आप समझते हैं खाली। खाली मतलब उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं हो, कोई भी एलिमेंट नहीं हो तो उसको हम कह देंगे कि वो खाली समुच्चय है। जैसे A अगर इस तरह से लिखा गया हो तो आप समझ जाएंगे कि रिक्त समुच्चय है, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये खाली समुच्चय है। इसके बाद से आता है एकल समुच्चय। तो एकल समुच्चय का मतलब हुआ कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो। देखिए, हम लिख दे रहे हैं एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है? एकल समुच्चय है। बहुत सारे उदाहरण हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री, तो ये हमारे क्या है? एकल समुच्चय है। ठीक। तो आप समझ गए रिक्त समुच्चय क्या है। रिक्त समुच्चय मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, पूरा का पूरा एलिमेंट क्या हो? खाली हो, रिक्त हो, उसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। और एकल समुच्चय में एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, उसको हम कहेंगे। देखिए, वर्तमान प्रधानमंत्री में केवल एक है, मोदी जी, तो वो एकल समुच्चय है। इसके बाद आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय का मतलब हुआ कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकें। जैसे इस समुच्चय बी में आपके पास एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 10, तो हम इन एलिमेंटों को गिन सकते हैं।
किस समुच्चय में कितने एलिमेंट हैं। जैसे ए बी सी डी ई, हम इन एलिमेंट को गिन सकते हैं कि इसमें कितने एलिमेंट हैं। इसको हम कहेंगे कि ये परिमित समुच्चय है। परिमित मतलब कि एक ऐसा समुच्चय जिसके एलिमेंट को हम गिन सके, उसको कहेंगे कि वो परिमित समुच्चय है। इसके बाद से आता है अपरिमित समुच्चय। तो अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय जिनके अवयवों को गिना नहीं जा सके। जैसे हम नेचुरल नंबर का समुच्चय बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट आगे तक बहुत सारा होगा। क्या इसको हम गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। तो हम नेचुरल नंबर को नहीं गिन सकते हैं, तो नेचुरल नंबर का जो समुच्चय होता है उसको कहेंगे कि यह अपरिमित समुच्चय है। मतलब कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सके। अब आप इसमें गिन के नहीं बता सकते हैं कि इसका लास्ट वाला एलिमेंट क्या है, कितनी संख्या में है, तो इसको हम कहेंगे अपरिमित समुच्चय। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, वे समुच्चय जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो वो रिक्त समुच्चय कहलाएगा। वह समुच्चय जिसमें केवल एक एलिमेंट हो एकल समुच्चय कहलाएगा। वह समुच्चय जिसके अवयवों को एलिमेंट को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, इसमें 5 एलिमेंट है, तो इसको हम कहेंगे परिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसे समुच्चय जिनके एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, जैसे इसमें एलिमेंट को हम गिन नहीं सकते हैं, तो इसको कहेंगे अपरिमित समुच्चय। और देखिए लास्ट है समान समुच्चय। समान समुच्चय का मतलब हुआ कि ऐसे दो समुच्चय जिनमें दोनों में प्रत्येक अवयव क्या हो, बराबर हो। जैसे एक ए हम समुच्चय ले लेते हैं, ए बी सी डी, और एक और समुच्चय ले लेते हैं बी में ले लेते हैं सी डी ए बी। अब इन दोनों समुच्चय को देखें, दोनों समुच्चय को, तो पहले समुच्चय में ए है, दूसरे समुच्चय में भी ए है, पहले समुच्चय में बी है, दूसरे में भी बी है, पहले में सी है, दूसरे में भी सी है, पहले में डी है, दूसरे में डी है। मतलब इनके सभी एलिमेंट आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होंगे, ये होंगे समान समुच्चय, क्योंकि इन दोनों समुच्चयों में जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के क्या है, बराबर हैं। तो इनको हम कहते हैं समान समुच्चय। ठीक, इसके बाद आता है हम लोग का प्रश्नावली 1.2। तो अब देखते हैं प्रश्नावली 1.2 को। चलिए, तो प्रश्नावली 1.2 में यहाँ पर हम एक चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला क्वेश्चन है, देखिए प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। निम्न में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। इसमें जो पहला है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। अब देखिए भाई, यहाँ पर इसको हम अगर ए मान लेते इस समुच्चय का नाम क्या है, ए है। तो अब 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करना है। लेकिन हम लोग आज तक यही पढ़े हैं कि 2 से जो संख्याएं मतलब भाग जाता है जिनमें, उनको हम सम संख्याएं कहते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको उन संख्याओं का समुच्चय बनाना है जो 2 से भाज्य हो लेकिन विषम हो। तो भैया ऐसा कोई संख्या नहीं होता है जो 2 से भाज्य हो और उसको हम
विषम कहें। तो जब ऐसा कोई संख्या नहीं होता है, मतलब कि हमारे पास इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है समुच्चय बनाने के लिए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा समुच्चय है वो क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो जो पहला है वो है रिक्त समुच्चय। पहला क्या है, रिक्त समुच्चय। क्योंकि दो से कटने वाली विषम संख्याएं नहीं हो सकती हैं। जो दो से कटता है वो सम संख्या होती है, मतलब कि हमारे पास कोई संख्या नहीं है जो दो से भी कटे और विषम भी हो, इसलिए ये रिक्त समुच्चय है। इसके बाद है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, देखिए सम अभाज्य की बात करें तो सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम अभाज्य संख्याओं में दो एक ऐसा संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, मतलब कि यहाँ पर हमारा जो समुच्चय बन रहा है इसमें एक एलिमेंट है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक, तो पहला हमारा था कि रिक्त समुच्चय है, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है। तीसरा देखिए, कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स, ध्यान दीजिएगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृत संख्या है और x का कंडीशन दिया है कि x 5 से छोटा है, साथ ही साथ x 7 से बड़ा भी है। ये तो भैया बिल्कुल संभव नहीं है कि x 5 से छोटा भी हो और वही चीज़ 7 से बड़ा भी हो, क्योंकि आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत सारी संख्याएं हैं यहाँ पर। तो इसमें कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, लेकिन ये 7 से बड़े नहीं हो सकते हैं। तो ये जो हमारा है ये रिक्त समुच्चय है, क्योंकि ये इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं है जो कि 4 से छोटा हो, 5 से छोटा हो और 7 से क्या हो, बड़ा हो। तो ये जो हम लोग का है उदाहरण, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। ठीक, तो x जो है 5 से छोटा हो और यही x 7 से बड़ा हो, तो ये किसका उदाहरण है, जो तीसरा नंबर है वो आपका रिक्त समुच्चय है। ठीक, इसके बाद चौथा प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा चौथा प्रश्न है कि y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। y सच दैट y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। देखिए दो समांतर रेखाएं और उनका ये उभयनिष्ठ बिंदु, जैसे कि असमांतर रेखा मान लेते हैं और इसी के समांतर एक यह मान लेते हैं। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं। तो जब ये दो समांतर रेखाएं हैं तो ये कहीं पर कटेगी नहीं, और जब कटेगी नहीं तो इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं। जबकि प्रश्न में कह रहा है कि दो समांतर रेखाओं का एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि दो समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं हो सकता है। मतलब कि आगे जाकर कटेगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा कैसे। तो ये भी क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ये भी क्या है, रिक्त समुच्चय। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा दूसरा प्रश्न है, हमारा चलिए हमारा दूसरा प्रश्न है आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। तो हमारा जो पहला, इसमें दूसरा का जो पहला प्रश्न है, इसमें समुच्चय दिया है, हमको मतलब ये छांटना है ना कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। हमको ये छांटना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, अपरिमित है।
मतलब कि जिसमें एलिमेंट को हम गिन सकते हैं वो परिमित है, और जिसमें एलिमेंट को नहीं गिन पाएंगे वो क्या है, अपरिमित है। तो लिखा है कि वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में जो सबसे पहला महीना होता है वो होता है जनवरी, फिर दूसरा होता है फरवरी, फिर होता है मार्च, ऐसे करके ये कहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ये जाके ख़त्म होता है दिसंबर। तो बिल्कुल यहाँ पर हम लोग गिन सकते हैं कि वर्ष में महीनों के समुच्चय में कितने एलिमेंट होंगे, तो 12 एलिमेंट होंगे। तो ये आपका क्या है, पहला वाला जो है ये आपका परिमित समुच्चय है। कौन सा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अब अगर दूसरा प्रश्न देखें इसका, तो दूसरे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि समुच्चय से लिख दिया है 1 2 3, फिर डॉटेड लाइन दे के ऐसे बंद किया है। तो हमको यहाँ पर लास्ट वाला छोर पता नहीं चल पा रहा है कि लास्ट में ये समुच्चय में जो एलिमेंट दिए गए हैं ये कहाँ तक जा रहा है। तो इस समुच्चय के एलिमेंट को हम नहीं गिन पा रहे हैं, क्योंकि शुरुआत में जो है 3 तक है, फिर आगे डॉट डॉट मतलब कि आगे भी लिखा गया है। तो हम यहाँ पर इसके एलिमेंट को नहीं गिन पा रहे हैं, इसलिए ये कहा जाएगा कि यह अपरिमित समुच्चय है। ये कौन सा समुच्चय है, ये अपरिमित समुच्चय है। तीसरा प्रश्न है 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, 1 2 3 डॉट डॉट 99 फिर आ गया 100। तो इस समुच्चय के एलिमेंट को हम बिल्कुल गिन सकते हैं, क्योंकि यह 1 से लेकर 100 तक ही है, 100 से आगे नहीं गया है। तो यहाँ पर सीधे सीधे कितने एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, तो इसको हम गिन सकते हैं। तो ये जो हमारा समुच्चय है ये होगा परिमित समुच्चय। अब अगर हम चौथे प्रश्न को देखें, तो चौथा है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। भैया 100 से बड़े अगर धन पूर्णांक हम लोग देखें, तो 100 से बड़े धन पूर्णांक में 101 आएगा, 102 आएगा, 103 आएगा, 104 आएगा। ये कहाँ तक आएगा इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए ये जो समुच्चय है ये है अपरिमित। ये समुच्चय कैसा है, अपरिमित है। अब देखते हैं पांचवें प्रश्न को। तो पांचवा प्रश्न है कि 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य संख्याएं का मतलब कि वे संख्याएं जो 1 से और स्वयं खुद से कटती हैं उनको हम कहते हैं अभाज्य संख्या। तो 99 से छोटे अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर लास्ट वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है कि 99 से छोटे तो का ही निकालना है। तो लास्ट वाला पॉइंट फिक्स है कि 99 से कम का ही निकालना है, इसलिए इसको कहेंगे कि यह परिमित समुच्चय है। ये कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। ठीक, चलिए हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न समझते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन कौन परिमित है और कौन कौन अपरिमित है। तो यहाँ पर भी दिया है, पहला दिया है, फिर दूसरा दिया है, फिर 3 दिया है, इसमें भी 5 प्रश्न दिए गए हैं, फिर चौथा है, फिर 5वां है। अब ये जो पहला पूछा जा रहा है, पहले में है कि x अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। जैसे यह x अक्ष है, ये y अक्ष है, इस x अक्ष के समांतर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है, ऊपर भी खींच सकते हैं, नीचे भी खींच सकते हैं। तो यह जो है अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, यह अपरिमित समुच्चय है। सेकंड अगर देखें तो सेकंड में कहा जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय।
तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में तो होता है ना भाई, ए होता है, बी होता है, सी होता है, कहाँ तक होता है, जेड, जेड तक होता है। तो ये जो है इनकी संख्या को हम गिन सकते हैं, और जब गिन सकते हैं तो ये परिमित समुच्चय होंगे। तीसरा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। जो तीसरा है, तीसरे में कहा जा रहा है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज होने का मतलब ये हुआ कि वे संख्याएं जो 5 से कट जाती हैं। तो 5 से कटने में एक 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 20 है, 25 है। ये आगे तक इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं 5 से कटती हैं। तो हम इसको, इन संख्याओं को, 5 से कटने वाली संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि ये कैसा है, अपरिमित है। ये जो समुच्चय है वो क्या है, अपरिमित है। इसके बाद से है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर एक से एक बहुत वैरायटी, अलग अलग प्रकार के जानवर रहते हैं, इनको भी हम नहीं गिन सकते हैं। इसको हम कहते हैं अपरिमित समुच्चय। उसके बाद से लिख रहा है कि मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु 0 से होकर जाने वाले बहुत सारे वृत्त होंगे, तो ये भी तरह के क्या है, अपरिमित समुच्चय है। देखिए मूल बिंदु का मतलब क्या हुआ, मूल बिंदु, ये आपका मूल बिंदु हो गया, और यहाँ से ऐसे वृत्त जा रही है जो इसका केंद्र मूल बिंदु पर है। बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, किनारे किनारे बहुत सारे वृत्त हो सकते हैं, इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसलिए मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय क्या हो जाएगा, या ऐसे भी हो सकता है कि मूल बिंदु से ये वृत्त हमारा ऐसे मूल बिंदु से होकर जाता हो, इस तरह से जाता हो मूल बिंदु से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये अपरिमित समुच्चय है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। इसके बाद से हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो जो हमारा तीसरा प्रश्न है, चलिए अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में बताइए कि a इक्वल टू बी है कि नहीं है। हमको ये बताना है कि a इक्वल टू बी है या नहीं। हमको इसी को बता देना है कि a इक्वल टू बी है या नहीं। अब इसमें जो पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न में लिखा है a इक्वल टू ए बी सी डी। पहला प्रश्न में लिखा है a इक्वल टू ए बी सी डी, ये हो गया। और इधर लिख दिया है बी। बी में लिखा है डी सी बी ए, डी सी बी ए। अब आप मिलाएं तो पहले में ए है, दूसरे में भी ए है, पहले में बी है, दूसरे में भी बी है, पहले में सी है, दूसरे में भी सी है, पहले में डी है, दूसरे में भी डी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं, ए के सभी एलिमेंट बी में हैं। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ए इक्वल टू बी। ये क्या है, समान समुच्चय है। हम कह सकते हैं कि ए क्या है, बी के बराबर है। ठीक, अब देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तुम्हारा दूसरा प्रश्न है, इसमें ए दिया है 4, 8, 12, 16। इसमें ए दे रहा है 4, 8, 12, 16, और इधर इसी में बी दे रहा है, बी है 8, 4, 16, 18, 8, 4, 16, 18, ये दे दिया है बी। अब पूछ रहा है कि भैया बताइए कि बराबर है कि नहीं है, ए इक्वल टू बी है कि नहीं है। तो मिलाते हैं, 4 है तो इधर 4 है, इधर 8 है तो इधर भी 8 है, इधर 16 है तो इधर भी 16 है। लेकिन इधर देखिए, इधर 12 है और इधर 18 है, दोनों में अलग अलग हो गया।
ए के सभी एलिमेंट बी में नहीं है और बी के सभी एलिमेंट ए में नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये बराबर नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब तीसरा देखिए, इसमें तीसरे में कहा जा रहा है कि ए इक्वल टू 2 4 6 8 10, ए इक्वल टू 2 4 6 8 10 और बी में कहा जा रहा है, बी में एलिमेंट दिया जा रहा है कि x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, x सच दैट x सम धन पूर्णांक है, और कंडीशन क्या दिया है कि x लेस आर इक्वल 10, तो बिल्कुल सही है। सम धन पूर्णांक का मतलब, धन पूर्णांक का मतलब कि 0 से अधिक, और सम का मतलब कि 2 से कट जाने वाला, 10 या 10 के बराबर। देखिए 2 4 6 8 10, 10 के बराबर भी है, सम भी है और धनात्मक भी है। यहाँ पर कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी है। अब चौथा को देखें, चौथा है कि a इक्वल टू एक्स सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है। यहाँ पर लिखा जा रहा है, पहला जो एलिमेंट है वह x सच दैट x 10 का गुणज है। 10 का गुणज का मतलब कि इसको अगर हम सेट में बदलें ना, 10 का गुणज है तो सेट में बदलेंगे तो 10 का गुणज कौन होता है, मैंने जो 10 से कट जाए, 10 से कटने वाला 10 है, 20 है, 30 40 ऐसे आगे तक होगा। जबकि b क्या दिया है, b में दे रहा है कि 10 15 20 25 30, 10 15 20 25 ऐसे आगे तक भी दे रहा है, आगे तक दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों के एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं, 10 तो मिल रहा है, लेकिन इसमें देखिए इसके बाद 20 आ जा रहा है, तो यहाँ पर 15 आ रहा है। जब इसमें 20 आ रहा है तो इसमें 25 आ जा रहा है। तो दोनों एलिमेंट बराबर नहीं है दोनों के, इसलिए हम कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न है, ये चौथा प्रश्न हम लोग का हो गया। यहाँ पर गलती से पड़ गया है तीसरा प्रश्न, ये हमारा चौथा प्रश्न है। और अब हम देखते हैं अपने पांचवें प्रश्न को। चलिए अब हम पांचवा प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न को भी आप ध्यानपूर्वक समझेंगे, बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। चूँकि 11th में तो बोर्ड परीक्षा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप भविष्य में अगर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। तो हम लोग देखते हैं पांचवें प्रश्न को। चलिए पांचवा प्रश्न है कि क्या निम्न समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। जैसे पांचवे का पहला देखते हैं। पहला दिया है a इक्वल टू 2 3, a इक्वल टू 2 3, ठीक। और b इक्वल टू दे दिया है x सच दैट x समीकरण, x सच दैट x समीकरण x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का एक हल है, का एक हल है। अब देखते हैं, तो a का तो कंफर्म मान है 2 3। अब इसको थोड़ा हल करके देखते हैं कि x के भैया मान कितने कितने आ रहे हैं हमारे पास। तो जब x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 को हल करेंगे तो आप जानते हैं कि मध्य पद को दो भाग में तोड़कर गुणनखंड करना होता है। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, आप जानते हैं कि इसको दो भाग में तोड़ते हैं और इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करें तो बाहर बाहर वाला आ जाए और जोड़े चाहे घटाए तो अंदर वाला आ जाए। तो आप 10th में पढ़ के आए होंगे इस चीज़ को। x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 3 मिल जाएगा, यहाँ पर 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 मिल जाएगा इक्वल टू 0। फिर से कॉमन होगा यहाँ से x प्लस 3
और अगेन यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा 2 इक्वल टू 0। अब जब लिखेंगे x प्लस 3 इक्वल टू 0 तो यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू -3, और लिखेंगे जब x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो यहाँ मिल जाएगा x इक्वल टू -2। तो यहाँ पर x का मान जो एलिमेंट जो समुच्चय आपका b है उसमें आ रहा है -2 -3, और जो समुच्चय a है उसमें दिया है 2 3, तो ये कहीं से भी बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू b, a b के बराबर नहीं है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए 3 प्रश्न दिए जा रहे हैं, 3 नहीं 2 है, एक तो हमने हल कर दिया और आप दूसरा स्वतः हल कीजिए ताकि कम से कम एक क्वेश्चन आप करना सीख जाइए आराम से। वैसे आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन करना सीख जाएंगे। आप इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सेल्फ कीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। और इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का प्रश्न है, 6 नंबर का, कि नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। तो यहाँ पर नीचे कुछ समुच्चय दे दिए गए हैं, उनमें समान समुच्चय का चयन करना है। देखिए ये बराबर हम यहाँ पर समुच्चय को लिख दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पर हम समान समुच्चय का चयन करना है, समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो समान समुच्चय का चयन करेंगे तो हम यहाँ पर जो समुच्चय ए दिया है उसको लिख दे रहे हैं। समुच्चय ए है 2 4 8 12, 2 4 8 12, ये समुच्चय ए हो गया। फिर समुच्चय बी को देखते हैं, बी कितना लिखा है, बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी है 4 8 12 14, 4 8 12 14, और डी हमारा है 3 1 4 2, 3 1 4 2। फिर हम ई देखें तो ई है -1 1। एफ अगर हम लोग समुच्चय देखें तो एफ प्रश्न में दिया है एफ 0a 0a। जी देखें तो 1 -1 1 -1, और एच अगर हम देखें तो एच दिया है 0 1 0 1। अब इसमें देखें कि कौन समान समुच्चय है, तो हमको एक दिखाई दे रहा है कि ई और जी ये दोनों समान समुच्चय हैं, ई और जी समान समुच्चय हैं। इसके बाद हमको एक दिखाई दे रहा है, और बी में देखें तो 1 2 3 4, और यहाँ पर डी में देखें तो 1 2 3 4। तो जो बी समुच्चय है वो भी डी के क्या है, बराबर है। समुच्चय बी समुच्चय डी के बराबर है। उसके बाद अगर देखा जाए तो उसके बाद 2 4 8 12 और 4 8 12 है, लेकिन 14 है, तो ये समान समुच्चय नहीं है। इसमें केवल 2 समान समुच्चय हैं, और वो कौन कौन है, ई जो है जी के बराबर है और बी जो है डी के बराबर है। तो ये रहा हम लोग का प्रश्नावली 1.2 क्लास 11 समुच्चय वाले लेसन में। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।